हम लोगों ने जितना पहला चैप्टर में पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उसको उसके प्रश्नों को क्लियर करा देते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या उससे हम लोग को कुछ लाभ भी हो रहा है। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि चलो मैंने पहले किताब के क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है क्या उससे आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है, उसका आपका प्रश्न हल हो रहे हैं। तो मैंने किताब का आपका भारतीय भवन का जो मैंने बुक उठाया है, तो मैंने उसमें से प्रश्न लिखा है। 10 प्रश्न को आज हम लोग करेंगे और 10 प्रश्न को करने के बाद फिर से पुनः पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्लियर कर लेंगे। 10 प्रश्न तो हम लोगों का क्लियर हो जाएगा कम से कम। तो ये अति लघु उत्तरीय आप लोगों का 10 प्रश्न है लेसन 1 का, और आशा है कि सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी को भी क्वेश्चन फंसने वाले हैं, अगर आपने जो है चैप्टर 1 का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखा होगा तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला जो अपना प्रश्न है वो है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, और मैंने वो पहले दिन का क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन में ही बताया था, इसका परिचय बताया था कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अपना पहला प्रश्न का उत्तर जो है, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो मैंने उसी दिन बताया था जिस दिन पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होते हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं होते हैं जिनका कार्य जो है सभी का अलग अलग होता है। मैंने बताया था कि अलग अलग जो उत्तक होते हैं अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, और उत्तक का निर्माण होता है वो भी अलग अलग प्रकार के सेलों से निर्मित होता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे हमारा ये बाल है, बाल में भी क्या होता है, वैसे प्रोटीन से बना होता है लेकिन इसमें भी सेल मौजूद होते हैं। मैं बोलूं ये नाखून, नाखून में भी सेल मौजूद होते हैं। ये मैं बोलूं रक्त, रक्त में भी सेल मौजूद होते हैं। ये स्किन बोलूं इसमें भी सेल मौजूद होते हैं। यानी कि शरीर के हर एक पार्ट्स में हमारा जो है सेल मौजूद होता है, और सभी का जो है अलग अलग कार्य होता है। मैं बोलूं ये हाथ की उंगली है हमारा, प्रॉपर उंगली कैसे बना, तो इसमें बहुत सारे कोशिकाएं आपस में जब संगठित हुई, जुड़ी, तो ये उंगली बना। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा जो है स्किन है, ऊपरी आवरण है, और अंदर जो है हड्डी है। ये हड्डी भी क्या है, उत्तकों का समूह है, उत्तक से मिलकर बना हुआ है। अगर इस उंगली से हड्डी को निकाल दिया जाए तो क्या हम इससे किसी कार्य को कर पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है शरीर के सभी अंगों का एक प्रॉपर ढंग से व्यवस्थित किया गया है प्रकृति के द्वारा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आता है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती है। तो विसरण जो होता है एक कोशिकीय जीवों के लिए होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। ये माध्यम बहुत ही आवश्यक होता है, विसरण माध्यम, यानी कि फैलता है उसमें। लेकिन बहुकोशिकीय में क्या होता है, इसका जो संरचना निर्माण की प्रक्रिया होती है बहुत ही जटिल होती है, और इसीलिए क्या होता है इसमें विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में इसको ऑक्सीजन चाहिए अपने भोजन को संश्लेषित करने के लिए। आगे आते हैं, तीसरा प्रश्न है अपना कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी हैं। तो पहले दिन के क्लास में ही मैंने बताया था कि पोषण की जो होती है 2 विधि होती है, स्वपोषण और परपोषण होता है। तो जीवों में पोषण की 2 विधियां होती है, पहला जो है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। हरे पौधों में किस प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार का पोषण, ठीक है, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधों में मैंने बताया कि सभी ऑल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो जब वो स्वपोषी हुए तो इसमें कौन सी प्रकार की पोषण पाए जाएंगे, स्वपोषण, जाहिर सी बात है। तो हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो स्वपोषी पोषण बोल सकते हैं या स्वपोषण बोल सकते हैं। 5वें प्रश्न की तरफ आते हैं, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जंतुओं में तो मैंने बताया कि जो पोषण की 2 विधियां होती है, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण जो होता है हर एक पेड़ पौधे में होता है, और परपोषण जो होता है जंतुओं में होता है। तो उस हिसाब से क्या हो गया, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि हुई, तो परपोषण हो जाएगा आपका। ठीक है, 6ठे प्रश्न की तरफ आते हैं। 3 प्रकार के परपोषण विधियों का नाम बताए। तो जो मैं पोषण बता रहा था उसी में बताया था कि परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है। पहला जो आपका पोषण होता है मृतजीवी पोषण होता है। दूसरा जो होता है परजीवी पोषण होता है, और तीसरा जो होता है प्राणी संपोषण होता है।
तो उस हिसाब से छठे प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो गया, 3 प्रकार के पर पोषण विधि का नाम लिखिए। तो पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 7वां है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखे। तो ये मैंने कल के क्लास में बहुत अच्छे से बताया था रासायनिक समीकरण के द्वारा, और आज के क्लास में भी मैंने बताया है। ठीक है, तो इसको हमको नहीं लगता है कि बताने की आवश्यकता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को मैंने बताया था 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, ये अभिक्रिया का चिन्ह देंगे और ऊपर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और नीचे क्या लिखेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और प्रोडक्ट के रूप में हमारा जो प्राप्त होता था, मैं इसको अभी रफ कर देता हूं, इतना आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो लिख लीजिए, और उसके बाद मैं इसको मिटाता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं। क्लोरोफिल के बाद ये अभिक्रिया का चिन्ह रहेगा। अभिक्रिया का चिन्ह मैंने बताया था कि अभिक्रिया के चिन्ह के ऊपर जो आपका रहता है, ऊपर में सूर्य का प्रकाश रहता है और नीचे में क्लोरोफिल रहता है। और प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को क्या मिलता है, C6H12 और O6 मिलता है, यानी कि इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और क्या मिलता है, O2 मिलता है और H2O मिलता है। तो ये प्रोडक्ट के रूप में। अब यहाँ पे पूछता है प्रश्न की ये उत्पाद के रूप में क्या मिलता है। अगला साइड क्वेश्चन आप लोगों का यही है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो प्रोडक्ट के रूप में जो बनता है हमारा वो है ऑक्सीजन। प्रोडक्ट के रूप में हमारा जो बनता है वो ऑक्सीजन बनता है, जो जंतुओं के लिए पौधे बाह्य वातावरण में छोड़ देते हैं। 9वें प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो आज ही के क्लास में मैंने बताया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों पाया जाता है। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, सॉरी क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषी एक अंगक होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वही संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये भी मैंने कल के क्लास में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किस किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो वो अभी भी मैंने यहाँ पे बताया। पहला हो गया आपका सनलाइट, दूसरा हो गया CO2, तीसरा हो गया आपका H2O और चौथा हो गया आपका क्लोरोफिल। ये 4 तत्व होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पहला हो गया आपका सूर्य का प्रकाश, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया जल और चौथा हो गया क्लोरोफिल। इन सभी तत्वों जब आपस में मिलते हैं उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो पौधों के लिए भोजन का निर्माण होता है और बाह्य जंतुओं के लिए ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ये 10 क्वेश्चन जो मैंने 2 क्लास कराया था उसमें से 10 क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो चुके हैं। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको मेरे बिना बताए हुए आप लोग इसको कवर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। आप लोगों को जो फिर से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और फिर पढ़ा के आधे पे मैं छोड़ दूंगा और नेक्स्ट का जो बाकी का क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद।